वैसे तो रात ज़्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी-कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बजे गए थे। रंजना अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती। फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती और उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। रंजना, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजना की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसने अपने चेहरों को बड़ी सी तौलिया से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजना की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजना के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजना बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पीछे से उसकी आंखें, दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक दिया और उससे पूछा, मोहन बताओ कौन? रंजना ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ, फिर उसे झटकते हुए बोली, रंजना 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की हो गई है। यह कहकर रंजना ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजना की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर क्या कहा, मोहन आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख रुपए की रकम किसी को देनी थी और वहाँ से कुछ लाना था। रंजना, क्या लाना था? मोहन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना। और रंजना ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, रंजना तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से ही नौकर हूँ। और यहाँ रंजना, तुम फिर से शुरू हो गए। कोई नौकर या मालिक नहीं होता यहाँ। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। यह कहकर रंजना ने एक बार फिर से मोहन को गले से लगा लिया और फिर वो दोनों डूब गए प्रेम के समुद्र में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार। जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो वो सुबह होने वाली थी। तभी रंजना के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन मोहन कहाँ बढ़ गया रे? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चले गए। मोहन और रंजना हड़बड़ा कर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? रंजना, इतना डरोगे तो क्या होगा? सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ। थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजना की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजना सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजना, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला कि आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे से पहले तो तेरी आँख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही तू उठ गई। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीरभद्र, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज़ दे देकर मेरा गला बैठ गया है। मोहन, मालिक वो भैंसिया चिल्ला रही थी, इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है ना आज रंजना का जन्मदिन है और शाम को बड़ी पार्टी है अपने घर। कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में वीरपाल सिंह भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं और उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रंजना की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने और दोपहर में स्टेशन चले जाना।
मोहन रंजना के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इसके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊँ रंजना तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उसका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाएंगे वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेगा। रंजना, मोहन, तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इसका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे, वो 5 लाख कैसे बन गए मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजना और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को रंजना के लिए बड़ी पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया। कई सारे मेहमान वहां आ गए थे। पार्टी में वीरभद्र, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजना का जन्मदिन है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजना और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजना तुरंत ही वहां से चली गई और सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क को आप कितना भी छुपाए छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है, रंजना को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, अब हो रही है ना उल्टी। रंजना की उल्टियाँ रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ ने उसे लेकर उसे अस्पताल गई। रंजना की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल पागल हो गई हो क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, हे डॉक्टर, तू जानती है ना कि तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा। तू जानती है ना कि सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उसकी बातों को काटते हुए रंजना ने कहा, रंजना, माँ डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई और घर वापस आकर रंजना ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी और उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने छिपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया। ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। कर्म जली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उसके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खोल उठा और राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा था। राजेश ने आओ देखा ना ताऊ, बंदूक उसके ऊपर डाल दी और रंजना भागी भागी आई। रंजना, ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजना की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रंजना के सिर पर मारा। वो बेचारी गिर गई और रंजना की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, मोहन, अगर आपने एक बार और रंजना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश, 2 अकौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? वीरभद्र, राजेश, पानी सिर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने
बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की ज़रूरत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की और एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर और खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजना थी। रंजना, मोहन मोहन भाग जा, तो यहाँ रहेगा तो ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है वीरभद्र, ये प्यार है प्यार। शादी से पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। रंजना, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। वीरभद्र, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। यह कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी और उसके बाद मोहन को भी। और मोहन, रंजना रंजना और रंजना मोहन मोहन। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रंजना मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन रंजना के ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच के परवाह किए देख रहा है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।